इसमें जो ग्रोथ होती है वो कुछ सर्टेन रीजन्स में लिमिटेड होती है, पता रहता है कि हाँ इतना ही ग्रोथ होगी, इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे व्हाइल दिस इज़ नॉट सो इन एनिमल्स देयर आर सम टिश्यूज़ इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। तो जब हम इसमें प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट देयर लाइफ वो डिवाइड होते ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा, these tissues are localized in certain regions based on the dividing capacity of the tissues. Various plant tissues can be classified as growing or meristematic tissue or permanent tissues. तो इसमें क्या होता है कि कुछ टिश्यूज़ जो हैं प्लांट्स में वो ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट वो डिवाइड होते ही रहते हैं। डिवाइड का मतलब क्या है, ग्रो करा और ग्रो करने के बाद में टूट गया, ठीक है, मतलब एक सेल से दो सेल बन गया, फिर और ग्रो करा और ग्रो करने के बाद वो जो दो सेल बने हैं वो दो सेल भी और दो सेल्स में डिवाइड हो गए, यानी कि दो से चार बन गए। तो आप ये देखिएगा कि ये काम सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होता है, ठीक है। ये काम जो है ये एनिमल सेल्स में होता है लेकिन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट होता है, लेकिन प्लांट्स में इनकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। और प्लांट्स में जो सेल्स होते हैं उनसे जो टिश्यूज़ बनती हैं, तो वो जो टिश्यूज़ हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। एक एपिकल टिश्यू, एक होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होती है लेटरल मेरिस्टेम। तो ये तीन होती है, अभी डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। उसके बाद देखिएगा, सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, तो एनिमल्स में सेल ग्रोथ जो है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है। ज़्यादा यूनिफॉर्म मतलब एक लिमिट होती है कि हाँ कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए हम किसी एक नीम के पेड़ की बात करें तो कोई छोटा रह गया और कोई नीम का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में आपने ये देखा होगा कि अगर हम टाइगर की बात करेंगे तो ऐसा नहीं होता ये टाइगर तो बहुत लंबा है, ये टाइगर बहुत छोटा है, ठीक है, ये एलिफेंट बहुत ऊंचा है, ये एलिफेंट बहुत नीचा है, ऐसा नहीं होता। अगर हम प्रॉपरली ग्रोथ अगर देखी जाए किसी भी एक तरीके की स्पीसीज़ की, तो एक तरीके की स्पीसीज़ की ग्रोथ लगभग एक जैसी ही होती है, ठीक है ना। एनिमल्स में अगर हम ह्यूमन बींग्स को कंसिडर कर रहे हैं तो ह्यूमन बींग्स को तो थोड़ा अलग हटा दिया जाए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में हाइट थोड़ी कम ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन एनिमल्स में आपको ऐसा डिमार्केशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। एनिमल्स आपको एक ब्रीड का कुत्ता है तो सारे कुत्ते वैसे ही होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं ये कुत्ता बहुत लंबा चौड़ा है ना, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का फुल्का है, तो ऐसा नहीं होगा। बंदर हैं एक कैटेगरी के तो सारे एक जैसे ही होंगे, चूहा है तो वो सारे के सारे एक जैसे ही होंगे, ठीक है ना। उनकी हाइट वेट वो सब कुछ बैलेंस्ड होगी, सब कुछ सेम होगा। तो इस तरीके का डिमार्केशन इसमें नहीं होता, एनिमल्स में नहीं होता। तो अब देखेंगे कि वो जो तीन तरीके के टिश्यूज़ थे वो किस तरीके से बनाए जाते हैं इसमें। मान लीजिए ये प्लांट का कोई स्टेम है, अच्छा, अब इस स्टेम में साइड से और स्टेम्स भी निकल रहे हैं, यानी कि और छोटी ब्रांचेस भी निकल रही हैं। ये जो स्टेम का जो आखिरी कॉर्नर होगा, टॉप मोस्ट कॉर्नर जो होगा, उसको हम बोल देंगे एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो बीच वाला पोर्शन होगा, बीच वाला पोर्शन होगा, इसको बोल देंगे इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। नीचे वाला पोर्शन है इसको बोल देते हैं लेटरल मेरिस्टेम, मतलब स्टेम जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ से निकल रहा है, तो वो वाले पोर्शन में जो टिश्यूज़ होती है उनको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम
ये बीच वाला होता है इंटर कैलरी मेरिस्टम, और जो टॉप मोस्ट वाला होता है वो होता है आपका एपिकल मेरिस्टम। और ये सारे के सारे जो हैं ये होते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू के पार्ट्स होते हैं। मेरिस्टमेटिक टिश्यू, टिश्यूज़ बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, तो वो सारी टाइप्स हमको इस चैप्टर में करनी है। तो अच्छा जी, अगला आप देखिएगा, अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल्स में क्या है कि द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन of organs and organ systems is very simple even in very complex plants। तो अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट्स भी हैं तो उनके जो टिश्यूज़ का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि कौन सा टिश्यू किस जगह पर लोकेटेड होगा, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट्स भी हैं। कॉम्प्लेक्स प्लांट्स मतलब ऐसे हैं कि जिसमें से टेंड्रिल्स निकल रही है बहुत सारा। टेंड्रिल्स कौन सी होती है जानते हैं? बेल जो निकलती है किसी भी प्लांट में से। तो मैंने कहा कि यार ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्लांट है, इसमें तो स्टेम ही नज़र नहीं आ रहा, और स्टेम जो है वो इतना फ्लेक्सिबल है कि वो घूमता जा रहा है। तो कोई भी जगह है उस जगह पर वो लिपटता चला जाता है। कोई पोल है साथ में तो पोल पर लिपटता चला जाता है। तो ऐसा भी क्यों होता है? तो इस चीज़ को वैसे आप 10th क्लास में पढ़ेंगे कि ऐसा क्या होता है कि किसी प्लांट का स्टेम इतना फ्लेक्सिबल होता है कि वो ऐसे घूमता हुआ चला जाता है। तो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स भी अगर हैं तो उनके अंदर भी टिश्यूज़ जो हैं, टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती। टिश्यूज़ जो है ना वो बहुत कायदे से लगी रहती हैं, और टिश्यूज़ को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता प्लांट्स में। लेकिन जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में क्या है, द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज़ वेरी स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। तो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड का मतलब ये है कि आप ये देखिएगा कि लिवर जो है, लिवर का काम बाइल जूस सिक्रीट करने का है ना, और खाने को डाइजेस्ट करने का है। तो खाने का डाइजेशन जो है वो लिवर ही करेगा। अब लिवर का सांस लेने में कोई रोल नहीं है, ठीक है, वो रेस्पिरेशन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक। इसी तरीके से जो किडनी है, किडनी का काम जो है वो फिल्ट्रेशन का है। तो फिल्ट्रेशन जो है वो किडनी के थ्रू होगी। पानी पिएंगे या कोई भी चीज़ अगर हम खाएंगे तो उसमें फ़िल्टर आउट करना, जो भी वेस्ट मटेरियल है उस वेस्ट मटेरियल को फ़िल्टर आउट करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देना, ये काम किडनी का होता है, ठीक है। अब किडनी का हार्ट बीट्स में, हार्ट में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। तो इसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शन। स्पेशलाइज्ड फंक्शन का मतलब ये है कि अगर हम किसी ऑर्थोपेडिशियन के पास चले जाएंगे जो कि जॉइंट्स का या हड्डियों का जो डॉक्टर है, अगर हम उसके पास चले जाएंगे और हम ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब मेरे को ना जुकाम हो गया तो एक बार चेक कर देना, तो कहेंगे भाई जुकाम से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, हड्डी वड्डी में कुछ दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ऐसे ही अगर आप किसी मतलब हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चले जाएंगे और वहाँ पर ये कहने लगे मेरी हड्डी टूट गई है, वो कहेंगे नहीं हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ, मैं वो देख सकता हूँ। तो वही चीज़ है, इसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो जो बॉडी होती है, एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स के अंदर अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं उनके अलग अलग फंक्शंस हैं, वो स्पेशलाइज्ड असाइंड है उनको फंक्शन कि आपको यही काम करना है, आपको बस ब्लड प्योरीफाई करना है, आपको सिर्फ वाटर प्योरीफाई करना है, आपको सिर्फ ब्लड पंप करना है, आपको सिर्फ रेस्पिरेशन में हेल्प करनी है, ठीक है ना। तो सारे ऑर्गन्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं एनिमल्स में, ठीक। इसके बाद अब शुरू करते हैं प्लांट टिश्यूज़ से। तो प्लांट टिश्यूज़ में सबसे पहले यही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट टिश्यूज़ तो इसमें सबसे पहले जो हम टिश्यू करेंगे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उसका ये डायग्राम है। तो अब आप ये देखिएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में थ्योरी है, पढ़कर समझाऊंगा, समझिएगा। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is located only at these points depending on the region where they are present. Meristematic tissues are classified as apical, lateral and intercalary. तो क्या होता है कि हमने ये कहा कि जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में ही लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड मतलब सिर्फ उन्हीं रीजन्स की ग्रोथ होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ऐसा नहीं होता कि ये प्लांट की पत्ती है ना, मान लीजिए कोई भी प्लांट है, उस प्लांट की पत्ती है, लीव है, तो लीव का एक पर्टिकुलर साइज़ है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो मतलब एक पत्ती ना बढ़ती चली जा रही है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक पत्ती छोटी रहेगी कि नहीं उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिल गया, ग्रो करेगा, ऐसा नहीं होगा। उनकी सारी पत्तियों का साइज़ एक जैसा ही होगा।
तो जो वो है वो ग्रो नहीं करेंगी। ऐसे मैंने कहा कि आम का पेड़ है तो उस पर क्या आम इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं ना। तो आम इतना एक पर्टिकुलर साइज होता है, उतना ही बड़ा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो जो ग्रोथ है वो ग्रोथ किस रीजन में लोकलाइज्ड है? वो सिर्फ ब्रांचेस में ही लोकलाइज्ड है, यानी कि सिर्फ ब्रांचेस ही ग्रो करेंगी। ब्रांचेस का मतलब क्या है कि एक तरह से स्टेम हो गया, स्टेम के साइड से जो स्टेम्स निकल रहे हैं वो ग्रो करेंगे। तो उनको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एपिकल मेरिस्टेम, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या है कि ये स्टेम में ही लोकेटेड है, STEM आ रहा है बीच में, तो ये स्टेम में ही लोकेटेड है। तो स्टेम का जो टॉपमोस्ट पार्ट है वो उसमें जो भी थोड़ी बहुत ग्रोथ होती है उस पोर्शन को बोल दिया यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम है। यहाँ पर बीच वाले पोर्शन में इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और नीचे है लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट्स में अगर ग्रोथ की हम बात करें तो ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेम की होती है। ये मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, मिट्टी से ऊपर की। मिट्टी से नीचे की बात करेंगे तो रूट भी ग्रो करती है। ठीक है, आगे चलते हैं कि न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ, बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज एंड दे बिकम डिफरेंशिएटेड एज कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यूज। तो जब न्यू सेल किसी भी मेरिस्टेम के अंदर यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जब नए सेल बनते हैं तो नए सेल ऐसे ही होते हैं जैसे ओरिजिनल सेल था, बिल्कुल ओरिजिनल सेल जैसे ही होते हैं नए सेल। और धीरे धीरे जब वो ग्रोथ होने लगती है उनकी, तब उनमें भी इसी तरीके का डिवीजन होने लगता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल, है ना। अब इन तीनों के फंक्शंस देख लेते हैं। तो पहला देखिए, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, क्योंकि नीचे रूट भी ग्रो करती है। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एट द रूट। तो ये बिल्कुल जो टिप है उस पर टिप पे लोकेट करता है, और ये क्या करता है, ये उसकी लेंथ को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है ना, स्टेम की या रूट की लेंथ को बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम और कैम्बियम। तो गर्थ का मतलब क्या है कि हमने एक पौधा लगाया, अब जब हमने पौधा लगाया, नीम का पेड़ लगाया, तो नीम का पेड़ की जो ब्रांच थी वो उसका जो स्टेम था वो स्टेम बिल्कुल पतला सा था, क्योंकि जब हमने उसको छोटा सा लगाया तो उसका स्टेम बिल्कुल पतला सा था। अब हमने वाटरिंग उसकी करते रहे, हम उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह भी सारी चीज़ें डाली, है ना, सनलाइट वगैरह का भी ध्यान रखा, तो जो उसका जो स्टेम है वो धीरे धीरे विड्थ होती गई। तो उसका जो गर्थ है, गर्थ का मतलब क्या है, जो उसका बेस है वो धीरे धीरे चौड़ा होता चला गया। तो आप ये देखेंगे कि समय के साथ साथ 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जब बीत जाते हैं तो वो जो पतली सी एक डंडी थी, उसकी जो ब्रांच थी पतली सी, वो इतनी बड़ी हो चुकी है, वो ऐसे चौड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया कि अब उसको पकड़ेंगे भी नीम के पेड़ में तो पकड़ भी नहीं आएगा, इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस लेटरल मेरिस्टेम। तो ये उसको जो बेस है उसके बेस को धीरे धीरे वाइडन अप करता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स ऑन आइदर साइड ऑफ द नोड ऑन ट्विग्स। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पर होता है? एट द बेस ऑफ द लीव्स। तो आप ये देखिए यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ से क्या निकलेगा, लीव्स ही तो निकलेगी पहले, फिर उसके बाद ब्रांचेस बनेगी। तो उसके बेस पर जो होता है, यानी कि जैसे लीव है यहाँ पर, उसके बेस पर जो है दैट इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर है? ठीक है, नहीं समझे? नहीं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है हाँ, लेटरल जो है ये वाइड करेंगे। हाँ, इसकी लिमिट है, ऐसा थोड़ी है कि वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए जी, उसके बाद एज द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एज द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल्यूलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। तो इनके जो सेल्स होते हैं ना, इन टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिव मतलब हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म समझते हैं क्या होता है? जो सेल है वो सेल के अंदर एक चीज़ तो होती है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा सेल के जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उन सबको कलेक्टिवली साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा। और दे हैव थिन सेल्यूलोज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, मतलब उनका जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट मतलब अच्छा रोल प्ले करता है फंक्शंस में, सेल के फंक्शन में अच्छा रोल प्ले करता है। दे हैव वैक्यूल्स। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वैक्यूल्स नहीं होते। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे परमानेंट टिश्यू।
इसमें ना मैंने पॉइंट्स बनाकर आपको दे रखा है, मैं लिखवा इस वजह से नहीं रहा हूँ, मैंने जो नोट्स भेजे हैं उसमें पॉइंट्स बनाकर दे रखा है, आप वहाँ से आराम से कर सकते हैं। चाहे तो खुद को उसको नोट कर लीजिएगा, है ना, और अगर चाहें तो मेरे को बता देना, मैं प्रिंट आउट दे दूँगा, सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा, बता देना जैसा चाहिए। अब देखिएगा अगला हम कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू। The cells formed by meristematic tissue take up a specific role and lose the ability to divide. The cells formed by meristematic tissue, meristematic tissue में जो नए नए सेल्स बनते हैं वो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर रोल ले लेते हैं, एक स्पेसिफिक रोल ले लेते हैं कि हाँ भाई मैं ना ये काम कर रहा हूँ, और फिर उनकी जो एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, वो एबिलिटी उनकी ख़त्म हो जाती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो नए सेल बनाता है तो वो अपना एक एक रोल पकड़ लेते हैं कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, एंड दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब वो डिवाइड नहीं होते फर्दर। उसके बाद एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। अब जब वो डिवाइड ही नहीं होंगे तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो फिर वो टिश्यूज़, जब उन सेल्स की टिश्यू बनती है तो वो टिश्यूज़ जो है वो टिश्यूज़ में डिवाइड नहीं होंगी, तो वो क्या हो जाती है, वो एक परमानेंट टिश्यू बन जाती है। परमानेंट टिश्यू का मतलब ये है कि अब जैसे आप हैं आप वैसे ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल जब आप छोटे थे तो आपकी हाइट बहुत कम थी, धीरे 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 हाइट बढ़ती गई, 15 साल 16 साल 17 साल, किसी किसी बच्चे की 18 साल, बस उसके बाद फिर हाइट बढ़ती नहीं है। तो ये है कि अब आपने जो अपनी हाइट ले ली दैट इज़ योर परमानेंट हाइट। कभी सुना है कि कल तो पापा की हाइट इतनी कम थी आज पापा बढ़ गए, है ना, तो पापा की हाइट नहीं बढ़ती, हाइट बच्चों की बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक परमानेंट स्टेज है जो कि अचीव करी जा चुकी है। इसी तरीके से यहाँ पर जब टिश्यूज़ जो बनते हैं, मतलब टिश्यूज़ से जब सेल्स बनते हैं, तो वो जो सेल्स बनते हैं वो सेल्स जो हैं वो अपना एक पर्टिकुलर रोल ले लेते हैं कि हमें यही काम करना है, और दे लूज़ देयर एबिलिटी टू डिवाइड। तो जब वो अपनी एबिलिटी लूज़ कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट सेल्स। फिर उन्हीं परमानेंट सेल्स से जुड़ जुड़ कर क्या बनती है, मतलब सेल्स जुड़ते हैं वो, ठीक है। तो जब वो सेल्स जुड़ते हैं तो फिर एक परमानेंट टिश्यू बन जाता है, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू मतलब आपको फर्दर डिवाइड नहीं होने वाला, ठीक। आगे देखते हैं। This process of taking up a permanent shape, size and a function is called differentiation. ये जो प्रोसेस होता है जिसमें जो टिश्यू है वो एक परमानेंट शेप ले लेती है, एक साइज ले लेती है, और एक फंक्शन अचीव कर लेती है कि हाँ मेरे को अब यही फंक्शन करना है, मेरे को यही काम करना है। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन। उसके बाद है सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो टूटते रहते हैं, और वो जितने भी टिश्यूज़ बनाएंगे वो क्या बनाते हैं, वो परमानेंट टिश्यू ही बनाते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में से जो टूट कर सेल निकले उनमें वो अपना एक पर्टिकुलर रोल अचीव कर लेते हैं कि भाई हमको यही रोल करना है, हमको यही काम करना है, तो उनका एक पर्टिकुलर रोल होता है। दूसरा कि अब उनकी एबिलिटी नहीं होती डिवाइड करने की, वो खुद को और डिवाइड नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक परमानेंट शेप, साइज और रोल एक्वायर कर लेते हैं, और जब वो एक्वायर कर लेते हैं तो तभी उनको फिर परमानेंट टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये दूसरे टाइप की प्लांट टिश्यू थी, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है, अब परमानेंट टिश्यू में भी दो पार्ट्स हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिर लिख देता हूँ। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू में है a few layers of cells form the basic packing tissue. This tissue is parenchyma, a type of permanent tissue, ठीक है। a few layers of cells form the basic packing tissue. This tissue is parenchyma. तो क्या होता है कि जैसे सेल्स होते हैं, तो सेल्स हमने कहा कि एक सेल से दूसरा सेल जुड़ा, दूसरे से तीसरा सेल जुड़ा, तीसरे से चौथा सेल जुड़ा, बहुत सारे सेल्स जब जुड़ गए तो एक टिश्यू बन गया। तो वो सेल्स जुड़ते कैसे हैं, सेल्स की ना लेयर डिपॉजिट होती जाती है, एक लेयर, फिर उसी के ऊपर दूसरा सेल एक लेयर की तरह जैसे बिछा दिया गया, जैसे एक बेडशीट के ऊपर दूसरी बेडशीट, उसके ऊपर तीसरी बेडशीट, तो वो लेयर्स हो जाती हैं।
तो सेल्स जो हैं, सेल्स भी इसी तरह से लेयर्स में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, और जब वो लेयर्स होती हैं तो उन लेयर्स की हेल्प से ही टिश्यू बनती है, ठीक है। तो वही है यहाँ पर, अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स, सेल्स की कुछ लेयर्स फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू, दिस टिश्यू इज पैरेन्काइमा, अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो बहुत कम फ्यू लेयर्स होती हैं सेल्स की, वो एक के ऊपर एक डिपॉजिट हो जाती है, वो क्या बनाती हैं, दे फॉर्म पैरेन्काइमा। दे फॉर्म पैरेन्काइमा। उसके बाद फिर देखिएगा, अब पैरेन्काइमा में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, ये भी परमानेंट टिश्यू, हाँ ठीक है, परमानेंट टिश्यू में तो पढ़ रहे हैं ना, इसको तो परमानेंट टिश्यू ही होगा। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल्स, दे आर लाइव सेल्स। इसमें जो सेल्स होते हैं वो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या है, कि स्पेशलाइज्ड का मतलब ये होता है कि हाँ भाई इसको पता है कि इसका रोल क्या है, इसको पता है कि इसका फंक्शन क्या है, कि इसको क्या करना है। और जो अनस्पेशलाइज्ड है, अनस्पेशलाइज्ड का मतलब क्या है कि इनको पता ही नहीं है कि इनको करना क्या है, ठीक है ना। तो इनका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है किसी भी चीज़ में। तो उसमें क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल। ये जो पैरेन्काइमा है इसमें अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत पतली होती है, थिन सेल वॉल होती है। उसके बाद दे आर लाइव सेल्स, दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड सो दैट लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स आर फाउंड इन दिस टिश्यू। तो ये लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, और लूजली पैक्ड के साथ साथ दे आर लाइव सेल्स, दे हैव लाइव सेल्स। लूजली पैक्ड है तो इसका मतलब इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जहाँ पर भी होगा वहाँ पर उस चीज़ की एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि कभी कोई चादर देखना कोई चादर जो बेडशीट होती है, उस बेडशीट को अगर आप भिगोएंगे, अगर आप उसको भिगोएंगे तो उसमें कुछ पानी एब्जॉर्ब कर लेगी वो अपने अंदर। फिर बोरी होती है ना, बोरी है ना, तो बोरी लेना और बोरी को भिगोना, तो बोरी के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। उसका रीज़न क्या है कि बोरी के कपड़े को उठाकर ऐसे स्ट्रेच करके देखना, तो आप एक्चुअली उसके आर पार देख सकते हो, है ना। आपको स्पेसेस दिखाई दे जाएंगे, आपको दिखाई दे जाएगा कि जो थ्रेड है उसकी निटिंग किस तरीके से करी गई है, थ्रेड्स हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं और फिर वर्टिकल आ रहे हैं, तो वो आपको दिखाई दे जाएगा। तो क्या है कि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है, इसीलिए आप उसके आर पार देख सकते हो। तो जिस भी सब्सटेंस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, ठीक है ना। और सेल का तो वैसे भी काम एब्जॉर्ब करने का ही है, न्यूट्रिशन तो एब्जॉर्ब करेगा ना सेल। तो ये हो गया पैरेन्काइमा के बारे में कि उसके जो सेल्स हैं दे आर लूजली पैक्ड, तो उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, मोरओवर दे आर लाइव सेल्स। ये हो गया पैरेन्काइमा। उसके बाद हम ये देखेंगे, दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड। तो इसमें पैरेन्काइमा क्या करेगा, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स। तो प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, नहीं तो अगर सपोर्ट नहीं होगी तो प्लांट बेचारा कमज़ोर हो जाएगा, है ना। जहाँ पर मिट्टी में आपको प्लांट बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ दिखाई देता है, बेचारा मुरझा कर गिर जाएगा, ठीक है। तो वो जो उसको सपोर्ट मिलती है प्लांट को कि वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, तो वो क्यों, कहाँ से मिलती है सपोर्ट, वो सपोर्ट कौन देता है, पैरेन्काइमा देता है। उसके बाद इट स्टोर्स फूड, वो जो फूड स्टोर करने का काम है वो भी पैरेन्काइमा का है। पैरेन्काइमा जो है वो फूड भी स्टोर करता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये परमानेंट टिश्यू के अंदर आती है। परमानेंट टिश्यू क्या होती है, जब भी कभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या था, तीन चीज़ें थी। ये ग्रोथ डिसाइड करता है प्लांट की, तो तीन चीज़ें थी इसमें। एक तो एपिकल मेरिस्टेम, ये कहाँ पर होता है, बिल्कुल टिप ऑफ द रूट और शूट वहाँ पर होता है। तो इससे क्या होता है, इससे उसकी लेंथ बढ़ती है।
दूसरा था लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम कहाँ पर होता है? ये स्टेम के गर्भ में होता है, जिसकी वजह से स्टेम जो है वो धीरे 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 वाइडन होने लगता है, चौड़ा होने लगता है। ठीक है, तो ये भी ग्रोथ के ही काम आता है। और तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा एट द जॉइनिंग बेस ऑफ द लीव्स, जहाँ से लीव्स शुरू हो रही है वहाँ पर मिलेगा इंटरकैलरी मेरिस्टम। उसके बाद हमने ये कहा कि जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या करता है? इसमें मेरिस्टमेटिक टिश्यू में जब सेल्स डिवाइड होने लगते हैं, तो वो सेल्स डिवाइड होकर क्या करते हैं? वो ना नए सेल बना देते हैं। अब वो जो नए सेल होते हैं, उन नए सेल्स का एक तो पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक रोल होता है कि भाई हाँ, इन सेल्स को ये काम करना है। और दूसरा, दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि अब वो डिवाइड नहीं होंगे फर्दर। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू में तो डिवाइड हो जाता था, लेकिन उसने जो सेल्स बनाए वो डिवाइड नहीं होंगे। तो अब वो जो सेल्स डिवाइड नहीं होंगे, तो वो कैसे सेल्स बन जाएंगे? परमानेंट सेल्स। और उन सेल्स के जुड़ने से टिश्यू कैसी बन जाएगी? परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू बन गई। तो अब हम परमानेंट टिश्यू में ये कहते हैं कि परमानेंट टिश्यू भी दो तरीके की होती है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले हमने देखा पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा कहाँ से बनता है? कि फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स, जब सेल्स की कुछ लेयर्स एक के ऊपर एक डिपॉजिट होती हैं, तो उनसे जो टिश्यू बन जाता है, दैट इज कॉल्ड पैरेन्काइमा। ठीक है, अब पैरेन्काइमा जो होता है, पैरेन्काइमा के कुछ जो हमने फंक्शंस देखे वो क्या है? एक तो इसके सेल्स जो है भाई टिश्यू के अंदर क्या होंगे? सेल्स होंगे। तो पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं दे आर लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड मतलब दे हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन देम। दूसरा, दे आर लाइव सेल्स। तीसरा पॉइंट, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स, प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और चौथा क्या करता है पैरेन्काइमा? इट ऑल्सो स्टोर्स फूड। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल से बनते हैं। भाई सेल हो गए जितने भी प्लांट सेल्स हैं, तो प्लांट सेल्स जहाँ जहाँ पर जुड़ते हैं, तो एक्चुअली क्या है कि कोई भी सेल जब जुड़ेगा तो जुड़कर टिश्यू बनाएगा। कोई भी सेल जब जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद में वो क्या बनाएगा? वो टिश्यू बनाएगा। ठीक है, तो अब हमने कहा कि हाँ टिश्यू बनाएगा, तो प्लांट सेल्स थे और प्लांट सेल्स ने टिश्यूज बना दी। अब क्या है ना? तो अब हमने ये कहा कि अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि टिश्यूज कितने तरीके के। जैसे पहला चैप्टर था ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसमें हमने ये कहा कि भाई हमको ये पता चल गया कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो या प्लांट्स हो, तो उनमें सबसे छोटा पार्ट जो होता है बॉडी का, उसको क्या कहते हैं? सेल बोल देते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। फिर हम ये कहेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हमने उनके बारे में पढ़ा था अलग अलग करके। अब हमने क्या करा कि सेल्स अब जुड़ रहे हैं और सेल्स के जुड़ने से क्या बन गई? टिश्यूज़ बन गई। तो अब हम टिश्यूज़ की टाइप्स देख रहे हैं। तो एक टाइप जो है, अब प्लांट टिश्यूज़ की टाइप देख रहे हैं, एनिमल टिश्यूज़ की टाइप्स बाद में देखेंगे। तो फिर उसमें देखेंगे कि जो बॉडी में मसल्स होती हैं उसमें कौन सी टिश्यूज़ हैं, जो मतलब ब्रेन है, ब्रेन के अंदर कौन से टिश्यूज़ हैं, ठीक है, और हार्ट के अंदर कौन से टिश्यूज़ हैं। तो वो सारी चीज़ें हम एनिमल वाले पोर्शन में देखेंगे। तो प्लांट वाले पोर्शन में हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका क्या काम है? प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करने का, वो काम इसका है। परमानेंट टिश्यू को हमने डिवाइड करा दो पार्ट्स में, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स अभी करेंगे, पहले सिंपल कर रहे हैं। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी हमने ये देखा कि उसके अंदर भी अलग अलग छोटी छोटी पार्ट्स हैं, उसकी भी टिश्यूज़ हैं। तो वो पहली टिश्यू जो है वो है पैरेन्काइमा, है ना। अब पैरेन्काइमा के हम फंक्शन देख रहे थे। और पैरेन्काइमा के जो फंक्शन है उनमें एक फंक्शन और है, इन सम सिचुएशंस in some situations it contains chlorophyll, and perform photosynthesis and called chlorenchyma.
काइमा, पैरेनकाइमा ही है, पैरेनकाइमा ही है। जैसे हम ये कहेंगे कि गधों के सींग नहीं होते, तो अगर किसी के सींग निकल आएंगे तो उसका कुछ अलग नाम दे दिया जाएगा उसको, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये जो क्लोरेनकाइमा है, अब पैरेनकाइमा के सारे फंक्शंस हमने देख लिए, हम ये कहेंगे कि जिस पैरेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल होगा उसको क्लोरेनकाइमा बोल देंगे, बस ये चीज़ है, समझ गए। तो ये वही चीज़ हो गई कि भाई हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ है कि भाई इस चीज़ को तो हम ये कहेंगे, और अगर इस चीज़ पर आपने ऐसा कुछ निशान बना दिया तो ये इसका नाम फिर कुछ और है। तो वही चीज़ है कि पैरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा में अगर क्लोरोफिल है तो हम उसको क्या कह देते हैं, क्लोरेनकाइमा, समझ गए, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेनकाइमा टू गिव बॉयंसी टू द प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जैसे देखा होगा वो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया और वो हेलमेट वगैरह पहन कर वो पानी के नीचे चले गए कुछ एडवेंचरस करने के लिए, ठीक है। कभी कभी शार्क भी पीछे पड़ जाती है ऐसों की, ठीक है। तो ये ऐसे एडवेंचर हमेशा अच्छे नहीं होते। तो पानी के नीचे चले गए, पानी के नीचे जा रहे हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें भी दिखाई दे रही हैं, चट्टानें समझते हैं, रॉक्स, ठीक है। और जो है बड़े बड़े या ऐसे टेढ़े मेढ़े इधर को उड़ते हुए प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। वो सिंघाड़े का है, सिंघाड़े खाए होंगे, काले होते हैं, वो ट्रायंगुलर से शेप पे उसको खोलते हैं, खाते हैं, बड़ा टेस्टी लगता है। नहीं मतलब कोई कोई कड़वा भी आ जाता है, वैसे ज़्यादातर टेस्टी होता है। तो वो सिंघाड़े देखें कहाँ पर लगते हैं, कौन से पेड़ पर लगते हैं? नहीं देखा कभी, पानी में उगते हैं। कभी भी आप देखना कि जैसे गंगा नदी है या यमुना नदी है, फ्लो करती रहती है। अच्छा हाँ, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही फ्लो कर रही है ना, कुछ ऊपर आ चुकी है, और अभी भी मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा मेरे को भगवान जी का। जब तो अंधेरा हो गया, थोड़ी देर पहले बिल्कुल काले काले बादल हो रखे थे। तो एक नदी हमारी सोसाइटी के बाहर भी बहती है इस तरह, ठीक है ना। एक्चुअली बोटिंग करी जा सकती है, 1 घंटे की बारिश में हो जाता है इतना काम। तो हाँ इसी को तो बता रहा हूँ, ये वाला जो है किसी को बताना होता है ना अगर कि मतलब कोई पहली बार अगर आ रहा है, हम बता देते हैं कि जहाँ पर आपको ना टूटे फूटे गड्ढे दिखाई देंगे ना, वहीं से हमारी सोसाइटी शुरू हो जाएगी। तो पहचान बना रखी है ये वाली। उधर तो बड़ी सुंदर लगती है KW वाली साइड से, वहाँ तो रोड अच्छी है। तो अब आप ये देखिएगा कि जब भी कभी कहीं पर आप देखेंगे कि गंगा का जो फ्लो है सब हरिद्वार जाते हैं, तो हरिद्वार में सब नहाते हैं, तो वहाँ की अलग मान्यता है। तो वहाँ पर अगर आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर फ्लो बहुत तेज़ है, बड़ी तेज़ पानी आ रहा है ना, पहाड़ों पर है, पहाड़ों पर भाई उत्तराखंड है, तो वहाँ पर धीरे धीरे फिर मतलब ऊंचाई पर जाना शुरू हो जाते हैं। तो वो हम जानते हैं ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे आएगा, तेज़ी से जाएगा। तो फिर गंगा जहाँ जहाँ पर बहती जाती है, तो कुछ ऐसे एरियाज़ भी आ जाते हैं कि जहाँ पर बिल्कुल मैदानी इलाका है कि वहाँ से नीचे का फ्लो कहीं पर बनेगा नहीं, तो वहाँ पर फ्लो बहुत धीमा है। तो जिस भी नदी का फ्लो जहाँ पर धीमा होता है, उसके जो किनारे होते हैं, जो नदी के किनारे होते हैं, नदी के किनारों पर कभी भी आप देखना, तो नदी के किनारों पर ना दूर दूर तक आपको ऐसा लगेगा जैसे ग्रीन कलर के कुछ प्लांट्स से बिछे हुए हैं पानी के ऊपर, ठीक है। वो दूर दूर तक दिखाई देते हैं, एक्चुअली वो सिंघाड़े ही होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और सुनी होगी, कमल ककड़ी सुना है? कमल ककड़ी होती है, कभी कभी आती है सब्जी वाले के यहाँ, कभी सब्जी लेने जाया करो भाई। हाँ, ये नहीं कि मम्मी पापा ही करेंगे सारे काम, ठीक है। तो कभी कभी जाओगे तो पता चलेगा, नहीं तो यही होगा कि नहीं वो ब्रिंजल मैंने देखा तो था, एक्चुअल में मेरे को पता नहीं कैसा होता है, सब्जी बड़ी अच्छी लगती है खाने में, ठीक है। तो ये जाया करो, घर के काम थोड़े बहुत कर लिया करो, बड़े हो गए हो आप लोग। तो उसमें अगर आप जाएंगे तो कभी सब्जी वाले से पूछना भैया कमल ककड़ी कब आएगी, वो बता देगा कि बरसात के बाद आती है या सर्दियों में आती है, बता देगा आपको। तो वो क्या होती है, लंबी सी होती है, और उसमें ना छोटे छोटे उसमें होल्स हो रखे होते हैं। तो वो जो होल्स हैं, मैं उन्हीं होल्स की बात कर रहा हूँ। उन होल्स को हम बोल देते हैं एरेनकाइमा, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनको भी प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, तो जब ऑक्सीजन चाहिए तो फिश तो नहीं है, फिश के पास तो गिल्स होते हैं, गिल्स जैसे हमारे पास लंग्स हैं, तो पानी पीती है वो,
अपना मुंह खोलती है। सांस कहाँ से लेती है फिश? मुंह से। ठीक है, आपको नहीं 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 गलत पढ़ा रहे हो, है ना, मुंह से नहीं, नाक से लेती है ना। सुन लो जरा, नहीं नहीं और कुछ इंटेलिजेंट बच्चे बोले नहीं नहीं गिल्स से लेती है। तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि वो मुंह खोलती है और मुंह के थ्रू पानी को इनहेल करती है, पानी अंदर जाता है और फिर जो वो पानी है वो जाता है उसके गिल्स में। गिल्स जो आपने देखा होगा मछली ऐसे ऐसे अपने पंख खिलाती है, वो उसके गिल्स हैं। तो उन गिल्स में पानी जाता है और उन गिल्स में क्या होता है कि उन गिल्स की खास बात यह है कि पानी को फिल्टर आउट करके वापस नदी में छोड़ देती है और ऑक्सीजन को अंदर सप्लाई कर देती है हार्ट में। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है फिश का। तो फिश के पास तो गिल है, वो तो पानी को फिल्टर आउट कर देती है और ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेती है उसमें। पौधों के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पौधों को भगवान ने क्या दे दिया कि उनके अंदर जो पैरेन्काइमा है, यानी कि ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उसमें जो गैप है, आपने कहा ना ये लूजली पैक्ड होता है, ये लूजली पैक्ड होता है, एक्सट्रीमली लूजली पैक्ड होता है, वो ज़्यादा ही उसमें गैप्स होते हैं। ठीक है, अब जब वो ज़्यादा गैप्स हैं तो उन ज़्यादा गैप से क्या होता है, किसी भी चीज़ में आप एयर पास करने की जगह बना दीजिए तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, वो लेदर की बॉल होती है ना, क्रिकेट खेलते हैं जिससे, उसको उठाना और नदी में फेंक देना, वापस नहीं आएगी, चली जाएगी बिल्कुल नीचे। ठीक है, नीचे मछली वछली खा जाएंगी उसको। अच्छा, और तभी आप देखेंगे प्लास्टिक की बॉल होती है, ठीक है, या टेनिस की बॉल होती है, उसको फेंक देना, वो फ्लोट ही करती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, अंदर से हवा है उसके अंदर। तो इसीलिए इस तरीके के जो पौधे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, उनमें नेचुरली कुछ ऐसा होता है कि उनके टिश्यूज़ में गैप होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि एयर के लिए गैप होता है, कैविटीज़ होती है। कैविटीज़ मतलब खोखलापन। तो उस कैविटी की वजह से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है फ्लोट करके पानी के ऊपर आ जाती है। तो सिंघाड़ा डेवलप नीचे हुआ और डेवलप होने के बाद जैसे ही उसकी पैरेन्काइमा टिश्यू, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जब ये डेवलप हुई, तो जैसे ही वो डेवलप हुई तो इसका मतलब उसके अंदर हवा भरनी शुरू हुई, उसके आसपास के जो वो हैं स्टेम्स हैं, और फिर वो जो स्टेम्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो उसके साथ सिंघाड़े जुड़े हुए हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं, फिर आप उसको खा लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो वही चीज़ है, इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू गिव बॉयंसी। बॉयंसी जानते हैं? बॉयंसी, बॉयंसी तो सब जानते होंगे, सर्दियों में नहाते हो ना आप लोग, सर्दियों में सब नहाते हैं, है ना। मान लिया कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, कम नहाते हैं, लेकिन फिर भी नहाते तो हैं। तो उस टाइम जो है मग्गा होता है ना, मग्गा, है ना, तो नहाने का मन नहीं करता, पानी डालने का मन नहीं करता, और शावर तो भूल ही जाओ, है ना, क्योंकि वो तो एक साथ तड़पा देगा बुरी तरीके से, इतना ठंडा पानी आएगा। ठीक है, और गर्म चालू कर दिया अगर गीज़र का तो इतना गर्म आ जाएगा कि तो भाग जाएंगे वहाँ से। तो बाल्टी से मग्गे में उसमें मिक्स करके थोड़ा नॉर्मल, अब ठीक है, अब नहा लूँगा मैं आराम से। तो जब तक वो मिक्सिंग हो रही होती है ठंडे और गर्म पानी की, तब तक ना बच्चा बैठ कर वहाँ पर ना मग्गे से खेलता रहता है, ऐसे पानी के अंदर डुबाएगा, फिर वो मग्गा डुब से ऐसे ऊपर आ जाएगा, ठीक, कूद कर। वो ऊपर आता है, कूद कर क्यों आता है? इसको कहते हैं अप थ्रस्ट, इसको बोलते हैं बॉयंसी। बॉयंसी क्या है? ये जो पानी है ना, पानी के अंदर आपने टेनिस की बॉल को लिया, टेनिस की बॉल को डुबा दिया, यहीं रहते बाहर मत आ जाइए बस, है ना, गुस्से में दबा दिया उसको और फिर छोड़ दिया, वो फिर आ जाती कूद के बाहर, है ना, फिर दबाया उसको, फिर आ जाती है कूद के बाहर। तो ये कैसे आ रही है बाहर? जो भी चीज़ अंदर से खोखली होती है, जिसके अंदर एयर स्टोर्ड होती है, मग्गा है, मग्गे के अंदर खाली है मग्गा, मग्गे के अंदर एयर स्टोर्ड है, उसको दबाओगे वो कूद कर ऊपर को आएगा। तभी आपने क्या करा, मग्गे के अंदर पानी भर दिया, मतलब अंदर की एयर को आपने फिलअप कर दिया वाटर से, एयर खत्म हो गई, अब मग्गा डूब जाएगा। ऐसा ही होता है कि अगर उसके अंदर पानी डाल देंगे तो वो डूब जाएगा, और एयर रहेगी तो भाई वो कूद कूद कर ऊपर आएगा, ऐसे होगा। तो वो जो ऊपर आती है ना चीज़, उसी को बोलते हैं अपथ्रस्ट, और उसी को बोलते हैं बॉयंसी, BUOYANCY, बॉयंसी। तो जब एयर कैविटीज़ बन जाती हैं एक्वेटिक प्लांट्स में, तो उनमें बॉयंसी लगती है, यानी कि अपथ्रस्ट लगता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, तो वो सब फ्लोट करके ऊपर आता है। ठीक है, और ये इतना अच्छा कुदरत का करिश्मा है कि जब प्लांट पूरा डेवलप हो जाता है, उसका फ्रूट पूरा डेवलप हो जाता है, चाहे फिर वो कमल ककड़ी हो, चाहे फिर वो सिंघाड़ा हो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। ठीक है, तो जब वो पूरे डेवलप हो जाते हैं तो तभी उनका पैरेन्काइमा भी डेवलप होता है और तभी वो फ्लोट करके ऊपर आते हैं। तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है कि वहाँ पर कोई किसान आएगा देखेगा कि हाँ भाई फसल पक गई है, नहीं तब मैं काटूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब पूरी तरीके से पक जाता है तभी ऊपर आता है। ठीक है जी, तो आज इतना ही कर लीजिए, बाकी फिर आपसे परसों मिलेंगे क्योंकि छुट्टी रहती है।